नमस्कार। आज बात अमेरिका में मचे सियासी घमासान की। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनने की ओर कदम लेती हुई नजर आ रही हैं। उन्हें इंडोर्स किया खुद प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, जब उस रेस से उन्होंने गुड बाय कहा, अलविदा कहा। और डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के लिए 4,000 डेलीगेट्स में से कम 1976, 1,976 डेलीगेट्स के समर्थन की जरूरत है। इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैरिस के पास कम से कम 2,200 डेलीगेट्स का समर्थन ऑलरेडी हासिल है। तो आगे ये चुनौती कैसे शेप अप होगी डोनाल्ड ट्रंप बनाम कमला हैरिस के बीच में, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व राजनयिक, पूर्व विदेश सचिव एम्बेसडर श्याम सरन यहां पर जुड़ रहे हैं। और पहले वो प्रधानमंत्री के क्लाइमेट मसलों पर स्पेशल ऑनवॉय भी रह चुके हैं। एम्बेसडर सरन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सर, अगर सबसे पहले तो मैं शुरुआत कर सकूं कि इस वक्त क्या ये लग रहा है कि अब ये कंफर्म्ड है कि डेमोक्रेटिक जो प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है वो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ही होंगी, या अभी भी इस रेस में कुछ और ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं? कल तक की खबर थी कि शायद कुछ जो महत्वपूर्ण डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, जैसे पूर्व प्रेसिडेंट ओबामा और पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, शायद उन्होंने अभी तक समर्थन नहीं अनाउंस किया था इनके लिए। लेकिन कल मैंने देखा है कि नैन्सी पेलोसी ने स्टेटमेंट दिया है कि वो भी पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं। लेकिन अभी तक ओबामा का स्टेटमेंट नहीं आया है, जहां तक मुझे मालूम है। लेकिन लगता यही है कि कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट बनेंगी, क्योंकि इस स्टेज पे किसी और को लाना जिसकी नेम रिकग्निशन उतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी प्रोफाइल उतनी ज्यादा नहीं है, और जरूरी बात यह है कि उसकी लेजिटिमेसी होनी चाहिए एज अ कैंडिडेट। और वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने उनको तुरंत एंडोर्स किया है, सपोर्ट किया है एज द कैंडिडेट। तो मैं समझता हूं कि ये करीबन तय है कि कमला हैरिस ही डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट होंगी। अभी तो 3 हफ्ते में मैं सोच रहा हूं कि डेमोक्रेटिक कन्वेंशन होगा, और अभी तक किसी ने अपना कैंडिडेचर और किसी ने अनाउंस नहीं किया है, और इंटेंशन अनाउंस नहीं किया है। तो इससे मुझसे लगता है कि बाय डिफॉल्ट करीबन तय है कि कमला हैरिस ही डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट। जिस तरीके से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एग्जिट किया, हालांकि राष्ट्रपति वो बने रहेंगे टिल जनवरी 2025, ये आपको लगता है कि डिसीजन में काफी देरी हुई? जून में जो पहला डिबेट हुआ उनके और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, उसके बाद खास करके बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न्स हुए राष्ट्रपति बाइडेन के हेल्थ को लेकर, मेंटल एजिलिटी को लेकर, और फिर डोनाल्ड ट्रंप पर एक हत्या के अटेम्प्ट की कोशिश होती है। तो ये जो रेजिग्नेशन है इनका, बाउइंग आउट ऑफ द रेस, क्या ये पहले होना चाहिए था सर? बिल्कुल तय है कि यह पहले होना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि जिसमें कि उनके लिए अपना रेजिग्नेशन अनाउंस करना और बाउट करना एक एक तरह से टू एक्सेप्ट डिफीट, जैसे बिना बिना इलेक्शन के में गए हुए, ये टू थ्रो इन द टावल जैसे कहते हैं, उस तरह का की एक तरह की स्थिति आ जाती। तो देरी तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और कमला हैरिस के पास ज्यादा समय नहीं है कैंपेन करने के लिए। एक तो कन्वेंशन में एक फॉर्मल एंडोर्समेंट होगा, तो उसके लिए जैसे मैंने बोला कि कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते का ही समय है अब, क्योंकि 22 तारीख को, शायद 19 तारीख को, 19 अगस्त को शायद कन्वेंशन होने वाली है, तो उसमें थोड़ी थोड़ी टाइम लगेगी। और उसके बाद नवंबर के इलेक्शन तक करीबन केवल 2-3 महीने उनके पास होंगे कैंपेन करने के लिए। तो टाइम तो जरूर कम है, क्योंकि ट्रम्प इन अ सेंस हैज हैड अ हेड स्टार्ट इन दिस कैंपेन। और दूसरी समस्या शायद हो सकती है वो फाइनेंस, कैंपेन फाइनेंस के हालांकि संदर्भ काफी में। ज्यादा जो है शायद हाँ, ऑलरेडी हाँ, मैंने फाइनेंशियल मैंने देखा सपोर्ट है मिल रहा कि है पार्टी को। बहुत ही जल्दी हम्म। कैंपेन कंट्रीब्यूशंस आना शुरू हो गए हैं कमला हैरिस के लिए। तो इससे शायद लगता है कि कैंपेन फाइनेंस शायद इतना बड़ा नहीं मुद्दा होगा
हम्म। जो लोग, कुछ लोग कमेंटेटर्स थे, एनालिस्ट थे, उन्होंने कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि शायद सबसे ज्यादा समस्या होगी कि कैंपेन फाइनेंस कहाँ से आएगा। हम्म। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कैंपेन फाइनेंस शायद उतनी बड़ी समस्या नहीं होगी हम्म। कमला हैरिस के लिए। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि एक तो देरी हुई है हम्म। उनकी कैंडिडेट अनाउंस होने में। दूसरी बात है कि उनके लिए एक तरह से कैंपेन करना ट्रम्प के अगेंस्ट, ये थोड़ा उनको अभी तक क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या अप्रोच वो लेंगी, ये ज्यादा क्लैरिटी नहीं है अभी। कोई ऐसे मुद्दे हैं जहां पे क्लैरिटी है, जैसे कि एंटी अबॉर्शन लॉज के लिए उनका उनका जो ऑपोजिशन रहा है, वो शायद प्रेसिडेंट बाइडेन के से अगर कंपेयर कीजिए तो ज्यादा अपफ्रंट रहा है। तो ये जो विमेन्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका सपोर्ट उनको शायद जरूर मिलेगा। दूसरी बात है कि देखिए, इसराइल के मुद्दे पर, इसराइल और जो गाजा वॉर का मुद्दा है, उसमें प्रेसिडेंट बाइडेन हालांकि एक रिलक्टेंट सपोर्टर कहा जा सकता है इसराइल के लिए, लेकिन कभी उन्होंने विड्रॉ नहीं किया है वो सपोर्ट इसराइल के लिए, क्योंकि जूइश लॉबी सही है, अमेरिका में बहुत ही उनका प्रभाव है। लेकिन इस मामले में शायद कमला हैरिस ने ज्यादा क्लियर कट स्टैंड लिया है इन कंपैरिजन। तो उन्होंने तो जैसे स्टेटमेंट किया था कि सीज फायर होनी चाहिए, बिल्कुल इमीडिएट सीज फायर होनी चाहिए। हम्म। जिस तरह की बात, जो क्लैरिटी, इस क्लैरिटी से शायद बाइडेन ने नहीं बात कही होगी। तो मेरा ये अनुमान है कि ना केवल जो विमेन्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन जो यंगर जनरेशन है, हम्म। बोथ वाइट एज वेल एज नॉन वाइट, हम्म। जो कि ये पैलेस्टाइन वॉर, ये जो हमास के साथ जो वॉर हो रही है उसको अपोज कर रहे हैं, और इसराइल को भी अपोज कर रहे हैं, शायद उन लोगों के लिए शी इज अ मोर कंजीनियल फिगर। सर, एक क्विक फॉलो अप इस पे जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब इजरायली प्रेसिडेंट नेतन्याहू अमेरिका में है, वो यूएस कांग्रेस को संबोधित भी करेंगे। एंड दिस कम्स ऑन द हील्स आईसीजे की रूलिंग में, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि आपने जो है वेस्ट बैंक पर और गाजा पर जो है इलीगल ऑक्यूपेशंस की बात की गई है। तो क्या इससे सिग्नलिंग जाएगा कि डेमोक्रेट्स हैव बीन कंप्लीटली बैकिंग इजराइल? यूनिवर्सिटी कैंपसेस में स्टूडेंट्स पर फोर्स का इस्तेमाल किया गया। क्या रिपब्लिकन स्टैंड काफी अलग है इस पर, या ओवरऑल आपको लगता है कि रिपब्लिकन्स भी जो हैं अगर इस वक्त पावर में होते तो यही कर रहे होते? मेरा मानना है कि ट्रम्प के अंदर इसराइल को ज्यादा वोकल सपोर्ट मिलेगा, ये तो काफी स्पष्ट है। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि ट्रम्प एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा कॉशियस आदमी है इंटरनेशनल अफेयर्स में, अप्रूव, थोड़ा प्रैग्मेटिक है। तो वो नहीं चाहेंगे कि इसराइल इस लड़ाई को एस्केलेट करे, जिसमें कि लेबनान भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, ईरान भी इन्वॉल्व हो जाए। ये ट्रम्प के पर्सपेक्टिव से ये अच्छा, ये जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं चाहेंगे कि होगा। तो एक रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से भी एक तरह से कॉशियस स्टैंड होगा इसके ऊपर। तो मैं सोचता हूं कि इस मुद्दे पे ज्यादा फर्क नहीं है दोनों पार्टी में। हालांकि जैसे हमने कहा कि अगर नुएंस देखिए तो शायद कमला हैरिस इज मोर, you know, more in the center than Biden was. ओके सर, कमला हैरिस की ट्रैक रिकॉर्ड एज वाइस प्रेसिडेंट उसे लेकर क्योंकि काफी सवालिया निशान खड़े हैं कि शी इज रियली नॉट बीन एक्टिव, या बहुत ज्यादा कुछ उन्होंने ऐसी कोई डिसीजंस नहीं है जो कमला हैरिस की इम्पैक्ट जिस पे नजर आए। इनफैक्ट जो मेक्सिको बॉर्डर रही, डिस्पाइट उनकी इमिग्रेंट रूट के बावजूद, उस बॉर्डर पर भी जाने में कम से कम उन्होंने 6 महीने का वक्त लगाया, जिसको लेकर सवाल खड़े हुए, उन्हें आड़े हाथों लिया गया। तो उनकी एज वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त लेगेसी क्या है जिसको वो सामने लेकर जा सकती हैं? पहले तो प्रेसिडेंशियल बिड उनकी नाकाम रही थी, इस दफा क्या अलग से जो है वो प्रेसिडेंशियल बिड में बैटिंग कर सकती हैं अपने लिए? देखिए, अमेरिकन सिस्टम में ये समझना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट का कितना रोल होगा, ये काफी हद तक डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट जो है
वो उसको वो स्पेस देता है कि नहीं। तो एक तो जो खास करके जो एक्सटर्नल अफेयर्स है उसमें तो बाइडेन की जो सिक्योरिटी टीम है, जेक सलिवन है, ये आपके जो स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, दे एक्चुअली आर द कोर ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें वाइस प्रेसिडेंट का ज्यादा रोल अलाउ नहीं किया गया है। she has actually not been given any independent responsibility to 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 follow। तो मैं नहीं सोचता हूं कि ये उनकी वीकनेस है। लेकिन उनका एक स्टैंडिंग है, क्योंकि उन्होंने काफी काम किया था सेनेट में। कई कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने काफी मोबिलाइजेशन किया था कांग्रेस से। उनकी वो एक स्ट्रेंथ थी कि एज फार एज द सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आर कंसर्न, शी हैज गुड मोबिलाइजिंग स्किल्स। एंड दिस विल, मैं सोचता हूं कि अगर वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो ये एक एसेट होगा उनके लिए, ये जो उनका एक बैकग्राउंड है। तो मैं सोचता हूं कि जो लोग उनकी रिकॉर्ड के लिए देख रहे हैं, शायद वो रिकॉर्ड मिलेगा नहीं। वो जो प्रेसिडेंशियल टाइप का, ओके, क्या उनका एक एक पर्सनालिटी रहा है कि नहीं, नहीं, प्रेसिडेंशियल टाइप का उनका पर्सनालिटी अभी तक उभर के नहीं आया है। लेकिन मैं सर। सोचता हूं कि अगर वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो मेनी लीडर्स ग्रो इनटू दैट जॉब, राइट। so that possibility is there for her। सर, एक उनकी ऑब्वियसली पुरानी वीडियो जो है वो वापस से रीसर्फेस भी हुई है, और जिसमें वो उन्होंने कहा था कि भाई मैं प्रोसिक्यूटर रही हूँ, डोनाल्ड ट्रंप जो है कन्विक्टेड फीलन हैं, उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के गंभीर आरोप हैं और हमने प्रोसिक्यूट भी किया हुआ है। ये जो लड़ाई है ट्रंप वर्सेस हैरिस, जो डिबेट्स हैं, इसको आप कैसे शेप अप होता हुआ देख रहे हैं, और क्या वजह है कि आज भी डोनाल्ड ट्रंप की इतनी सपोर्ट है जबकि इतने गंभीर आरोपों में उनकी कन्विक्शन हुई है? साथ ही साथ 6 जनवरी को जो हमने कैपिटल हिल पे पूरी राइटिंग दी थी, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस देखा था 2020 में, जब उन्होंने रिजल्ट्स को स्वीकार करने से मना कर दिया था, अपनी हार को मना कर दिया था, तो अभी भी अमेरिकन सपोर्ट आखिर क्यों हासिल है डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो बेसिकली मिडिल अमेरिका, वाइट अमेरिकन, जो कि दैट इज द रीजन क्योंकि क्यों उन्होंने वांस को चूज किया अपने वाइस प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि वांस आई थिंक रिप्रेजेंट्स दैट पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी, जो कि बिल्कुल सॉलिड उनका सपोर्ट है। लोग कहते हैं कि कम से कम जो वोटिंग पब्लिक है उसका 40% उनका बिल्कुल सॉलिड वोट है। लेकिन जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई उनके ऊपर, उससे एक चीज उनके लिए एडवांटेज हुआ कि जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं लेकिन शायद वोटिंग के लिए नहीं जाते, क्योंकि सब लोग जाते नहीं हैं वोटिंग के लिए, लेकिन इस केस में क्योंकि ये इंसिडेंट हुई और एक अटैक हुआ उनके ऊपर, हम मेरा अनुमान है कि उनकी सारी जो कंस्टिट्यूएंसी है, मेजॉरिटी कंस्टिट्यूएंसी है, दे विल टर्न अप टू वोट। और ये एक उनका बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा कि उनकी जो सॉलिड सपोर्ट है वो विल ट्रांसलेट इनटू मच बेटर शोइंग एज फार एज वोटिंग इज कंसर्न। डेमोक्रेट्स में सपोर्ट होगी, लेकिन कितने लोग आएंगे वोट डालने के लिए, वो इतना क्लियर नहीं है। उसके लिए उनको ज्यादा मोबिलाइजेशन करना होगा, क्योंकि उस तरह की आइडियोलॉजिकल एक जो कोहेरेंस है, वो आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस डेमोक्रेटिक पार्टी में नहीं, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में। तो एक एडवांटेज ये जरूर रहेगा कि हालांकि कमला हैरिस में बी एबल टू मोबिलाइज, जो हमने कहा कि कुछ ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज हैं शायद उनको ज्यादा सपोर्ट उनसे मिलेगा, जैसे द विमेंस कंस्टिट्यूएंसी, दैट इज अ वेरी लार्ज कंस्टिट्यूएंसी, और जो ये यंगर जनरेशन है प्लस across the ब्लैक racial कम्युनिटी, divide। द अफ्रीकन कम्युनिटी, हाँ, उनकी। अक्रॉस द रेशियल डिवाइड विल बी सपोर्टिंग हर। लेकिन कितने लोग बाहर आके उनके लिए वोट करेंगे, विल दे फील दैट इट इज इंपॉर्टेंट इनफ टू गो आउट एंड वोट?
ये थोड़ा शायद जितना इंथुजियाज्म आपको रिपब्लिकन पार्टी के तरफ मिलेगा, शायद वो डेमोक्रेटिक पार्टी के तरफ नहीं मिलेगा। तो ये एक वीकनेस जरूर है। द लास्ट टू क्वेश्चंस, क्योंकि जहां पर खुद उनकी भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस, एशियन अफ्रीकन इमिग्रेंट हैं, और काफी सारे हिस्टोरिक फर्स्ट्स होंगे, ऑलरेडी हुए हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट अगर वो प्रेसिडेंट बनती हैं। दूसरी तरफ जेडी वैंस की पत्नी, उनको बहुत ज्यादा गूगल किया जाने लगा, उषा चिलुकुरी वैंस को, वो भी इंडियन ओरिजिन की हैं। तो ये जो इंडियन डायस्पोरा, इंडियन ओरिजिन के लोगों के व्हाइट हाउस में शिखर पोजीशंस पर पहुंचने से इंडिया यूएस रिलेशंस पर इसका क्या असर बदल रहा है? देखिए, एक्सपीरियंस ये रहा है, शायद उस लेवल पे नहीं, लेकिन काफी काफी अरसे से सीनियर पोजीशंस पे एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन हो या डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, सीनियर पोजीशंस पे डायस्पोरा के लोग हासिल किया है उन्होंने सीनियर पोजीशंस। और हमारा अनुभव रहा है कि क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन के हैं, ये समझना कि वो थोड़ा जरा ज्यादा सपोर्ट करेंगे इंडियन पोजीशन को, ये हमने नहीं देखा है। ठीक है, वो एक तरह की अफिनिटी जरूर होगी, क्योंकि सभी अभी हम लोग भारतीय के हैं, लेकिन उससे कोई जो इंटरस्टेट रिलेशनशिप है उसमें ये मानना कि इससे शायद एक एडवांटेज मिलेगा भारत को, मैं सोचता हूं कि इस पे थोड़ा जरा कॉशियस होना होना चाहिए। ये अच्छी बात है कि भारतीय मूल के लोग सीनियर पोजीशन पे हैं, और हो सकता है कि कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन जाएं। ये तो एक अनप्रेसिडेंटेड एक डेवलपमेंट होगी। इससे एक ये जाहिर होगा कि यूएस इज कमिंग ऑफ एज एज फार एज इट्स मल्टी एथनिसिटी इज कंसर्न, क्योंकि दो वहां पे स्ट्रीम्स हैं। एक तो स्ट्रीम है जो वाइट, उसको एंग्लो सैक्सन ऑल्दो एंग्लो सैक्सन नॉट इन अ स्ट्रिक्ट सेंस, लेकिन जो वाइट वाइट सिटीजन्स हैं, उनको लग रहा है कि हम थोड़ा हम हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ रही है, हमारा जो स्टेटस है वो अंडरमाइन हो रहा है। तो डोंट मेक एनी मिस्टेक, एक रेसिस्ट एलिमेंट काफी डीप रूटेड है वहां पे यूएस में, और वो ट्रंप ने बहुत सक्सेसफुली उसको टैप किया है। तो एक तो वो स्ट्रीम है, लेकिन दूसरा भी स्ट्रीम है जो कि सेलिब्रेट करता है कि अमेरिका मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल, प्लूरल सोसाइटी है, एंड इट्स अ एग्जांपल ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल प्लूरल सोसाइटी। हम्म। तो ये दोनों स्ट्रीम वहां पे हैं। और अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती हैं, तो इन अ सेंस इट विल बी इन अफर्मेशन of that particular stream, which I think over a period of time will become more salient. और मैं ये भी सोचता हूं कि उस ख्याल से, मल्टीपोलैरिटी के ख्याल से, मल्टी कल्चरल जो उसकी मेकअप है उसके ख्याल से, there is therefore a natural affinity between India and the US, because at the end of the day we are a very plural society. तो एक वो प्लूरलिटी जो है यूएस की, और जो प्लूरलिटी हम सेलिब्रेट करते हैं, कभी कभी नहीं सेलिब्रेट कर पाते हैं, लेकिन वो हम जो सेलिब्रेट करते हैं, वो एक अफिनिटी इज अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग। सर, ऐसे में आखिरी सवाल विच इज ऑन एवरीबॉडीज माइंड, हमने देखा हिलरी क्लिंटन ने कोशिश की थी, प्रेसिडेंशियल बिड की, नाकाम रही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2016 में। इज अमेरिका रेडी फॉर अ वुमन प्रेसिडेंट? साउथ एशिया में तो हम भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, तमाम मुल्कों में विमेन हेड्स ऑफ स्टेट्स, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स देख चुके हैं, लेकिन क्या अमेरिका तैयार है एक विमेन राष्ट्रपति चुनने के लिए? देखिए, अमेरिका हैज सरप्राइज्ड अस बिफोर। अगर आप कुछ कुछ साल वापस जाइए, और जब ओबामा की कैंडिडेचर थी, तो ये भी सुनने में आता था कि इज अमेरिका रेडी फॉर अ ब्लैक प्रेसिडेंट, है ना? एक्चुअली यू एंडेड अप विथ 2 टर्म्स विथ अ ब्लैक प्रेसिडेंट।
इट वॉज नॉट इजी फॉर हिम, उनके लिए आसान नहीं था प्रेसिडेंट बनना इस कॉन्टेक्स्ट में, और उससे रिएक्शन भी हुआ। लेकिन उससे ये साबित हुआ कि हालांकि जो हमने बताया कि एक वो बहुत डोमिनेंट ऑलमोस्ट रेसिस्ट एक स्ट्रीम है, द अदर स्ट्रीम इज ऑल्सो इन्फ्लुएंशियल एंड ऑल्सो पावरफुल। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इतना ज्यादा ऑड स्टैक्ड है उनके अगेंस्ट कि शायद वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। देर आर इनफ सोर्सेज ऑफ सपोर्ट फॉर हर। अब कैसे उसको मोबिलाइज करेंगी और कितना उनको सफलता मिलेगी उसको मोबिलाइज करने के लिए, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। आई मीन दैट वी हैव टू वेट एंड सी। बट आई वुड नॉट रूल आउट कि देखिए अभी तक वो एक माहौल नहीं बना है यूनाइटेड स्टेट्स में कि एक वुमन प्रेसिडेंट एंड दैट टू नॉन वाइट प्रेसिडेंट इज पॉसिबल। आई थिंक इट इज पॉसिबल। चलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक महिला प्रेसिडेंट फाइनली पेंटागन में होती हैं या नहीं। और ये जरूर तय है कि ये इलेक्शन रेस जस्ट गॉट मोर इंटरेस्टिंग, ये वन साइडेड नहीं है। नो डाउट अबाउट दैट, नो डाउट अबाउट दैट। और हमारे लिए बहुत ही कौन जीतेगा ये रेस, ये भारत के लिए और भारत यूएस के रिलेशंस के लिए भी बहुत बड़ा एक चेंज होगा। सर एक बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन, आपको लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आते हैं या कमला हैरिस जीत कर आती हैं, यूएस चाइना रीसेट में क्या डिफरेंस आएगा? नहीं, मैं सोचता हूं कि ये डिपेंड करता है। अगर अगर ट्रंप आते हैं और उन्होंने बहुत ही सफाई से कहा है कि मैं यूक्रेन वॉर को खत्म करना चाहता हूं, हो सकता है कि वो जो मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में जो वॉर हो रही है उसको भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके रिपब्लिकन साइड में काफी क्लैरिटी है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारा वो चाइना है। तो ये पिछले पिछले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखने को मिला कि उनकी जो फोकस थी इंडो पैसिफिक पे, उनकी जो फोकस थी ऑन द चैलेंज पोस्ड बाय चाइना, उसमें ज्यादा क्लैरिटी थी। तो उस ख्याल से मैं सोचता हूं कि जहां तक कि चीन के साथ चीन के साथ जो संबंध है उसका जो पॉइंट है वो काफी क्लैरिटी है कि वो जरूर कॉन्फ्रंटेशन जो है, वो जो राइवलरी है वो उसकी सेलियंस बढ़ेगी। और वो जो जो इंडो पैसिफिक में जो स्थिति है वो शायद रिलेटिवली स्पीकिंग हमारे लिए शायद अच्छे डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि अगर ट्रंप आते हैं तो जो कुछ भी एक एडवांटेज होगा हमारे रिलेशनशिप में, क्योंकि एक तो पर्सनल केमिस्ट्री लोग कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में है। एक ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा हमारा भी पॉलिसी थोड़ा ट्रांजैक्शनल हो गया है, उनका भी पॉलिसी बहुत ट्रांजैक्शनल है। तो शायद मेकिंग सम डील्स विथ ट्रंप माइट बी इजियर। जितनी प्रेशर शायद डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन से आ सकती थी ह्यूमन राइट्स पे, ये कम्युनलिज्म वगैरह पे, इस ऐसे मुद्दे पे शायद वो कम रहेगा। ये एक तो एंटिसिपेशन ये भी है। तो ऑन बैलेंस लोग सोचते हैं कि इस हमारे अभी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए शायद ऑन बैलेंस ए ट्रम्प प्रेसिडेंसी माइट बी पॉजिटिव। दैट इज आई थिंक सम कैलकुलेशन। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि ट्रम्प के आने से एक तरह से जो उथल पुथल हो रही है जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स में, वो उथल पुथल बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब क्या होगा अगर नेटो को कहते हैं कि नहीं, नेटो को डिसबैंड होना चाहिए, या जो यूरोप के साथ उन्होंने, बाइडेन ने एक तरह से रिस्टोर किया था रिलेशनशिप, वो अगर फिर से वापस चला जाता है तो उससे क्या क्या इंपैक्ट होगा पूरे पूरे जियो पॉलिटिक्स पे। अगर वो फिर से पेरिस एग्रीमेंट से निकल जाते हैं तो क्लाइमेट चेंज इशू पे क्या होगा, क्योंकि ये तो मुद्दा बहुत ही सीरियस होते जा रहा है। तो ओवरऑल जो ग्लोबल सिचुएशन है वो शायद
काफी और अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, काफी और डिसरप्टेड होगा, और उससे एक एडवर्स इंपैक्ट जरूर पड़ सकता है भारत के ऊपर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम इंसाइट्स और पर्सपेक्टिव्स के लिए। और ये वो स्थिति है, वो सिचुएशन है जिसे हम बहुत क्लोजली आगे भी मॉनिटर करेंगे। जरूर। थैंक यू। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।